हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कल हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होता है और सीआर कंडीशन क्या होती है, ये देखे थे हम लोगों ने। तो सबसे पहली चीज, एक फंक्शन एनालिटिक कब होता है? जब एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन का यूनिक डेरिवेटिव प्रेजेंट हो हर एक पॉइंट में आपके रीजन आर पे। तो आप उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन थी, एक फंक्शन एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या रहती कि वो सीआर इक्वेशन यानी कॉची रीमन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो क्या है? u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल आना चाहिए v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल आना चाहिए माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या रहनी चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन रहने चाहिए x y के इन रीजन R रहने चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये जो प्रूफ है इसका ये देखे थे, सीआर कंडीशन को हमने प्रूव किया था और फिर उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेस्ट विच of the following functions are analytic। पहला दिया हुआ है f of z is equals to z square। दूसरा दिया हुआ है f of z equals to z bar। और तीसरा दिया हुआ है f of z इज इक्वल टू log z। log के बेस में कुछ भी नहीं है, यानी log के बेस में क्या है? e है। याद रहेगा इतना। तो ये तीन क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है आपको बताना है इनमें से कौन से फंक्शन एनालिटिक है। याद रखिएगा जब भी ऐसा सादा क्वेश्चन दिया हुआ आपको पूछे टेस्ट विच ऑफ द फंक्शन इज एनालिटिक, तो आप क्या करेंगे? आप सीआर इक्वेशंस देखेंगे कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर सीआर को सेटिस्फाई कर दे तो एनालिटिक लिख देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। याद रहेगा कैसे करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? हियर f ऑफ z मुझे दिया हुआ है z का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो हम लोग हमेशा z की वैल्यू क्या लेते थे? x प्लस आई वाई लेते थे। फिर हम w को लेते थे f ऑफ z। तो फंक्शन ऑफ z कौन से फॉर्म में आता था? u प्लस आई v के फॉर्म में आता था। तो मैं यही f ऑफ z को कैसे इक्वल लिख सकता हूं? u प्लस आई v से लिख सकता हूं। बट मुझे पता है z की वैल्यू क्या आती है? x प्लस आई y आती है। तो बताइए यहां से आपको क्या मिलेगा? ये वैल्यू क्या है? u प्लस आई वी, ये इक्वल है कैसे? z के स्क्वायर से। और z की वैल्यू क्या है? x प्लस आई वाई का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सीआर इक्वेशन में मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, u का विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, v का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, v का विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। मतलब मुझे u और v की वैल्यू चाहिए x और y के टर्म्स में। तो हम ये कंडीशन यूज करके u और v की वैल्यू निकालेंगे x और y के टर्म्स में। ये क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2x इंटू आई वाई प्लस बी का स्क्वायर यानी आई वाई का स्क्वायर। तो बताइए क्या मिला आपको? u प्लस आई बी की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। मुझे पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 इंटू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
माइनस वाई स्क्वायर प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ आई टाइम्स 2xy लिख सकता हूँ, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जगह आ गया -1। अब देखिए दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट है जिसपे आई नहीं है और दूसरा पार्ट है जिसके साथ आई प्रेजेंट है। तो आप दोनों को कर लेंगे कंपेयर, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इक्वल रहेगा रियल से, तो u की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा इमेजिनरी से, तो v की वैल्यू आ गई 2xy आ गई। अब मुझे क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, हाँ तो देखिए क्या करेंगे, आपने कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपको u मिल गया और v मिल गया। अब मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलिए क्या करेंगे, आप इसे 1 दे देता हूं, इसे 2 दे देता हूं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। बताइए अब आपको u को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन जैसा था वैसा, y स्क्वायर का 2y आएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, सॉरी इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा आपको, v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा del v बाय del x इज इक्वल टू 2 और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। और सेम चीज डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या मिलेगा, b का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, 2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो देखो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू है 2x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव है 2x, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से है, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इसकी वैल्यू है -2y और 2y वैल्यू है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो मैं 2y की जगह क्या लिख सकता हूँ, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कौन सा साइन है, -v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल है -v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा। था आप लिखेंगे हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, और क्योंकि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है करके आप बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है आपका, एनालिटिक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of z इक्वल टू z स्क्वायर इज एनालिटिक। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे सॉल्व किए समझा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में f ऑफ z क्या दिया हुआ है, z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करके i की वैल्यू में, यानी आयोटा के साइन को चेंज करके निकालते हैं। तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ z इक्वल है z बार से, और हमें पता है f ऑफ z वैल्यू होती है w की, जिसको हम लिखते हैं u प्लस आई v लिखते हैं, बट z बार की वैल्यू क्या होती है, x
माइनस आई वाई, क्योंकि z होता है x प्लस आई वाई। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। तो z बार की वैल्यू आएंगे x माइनस आई वाई। तो बताइए आपका u प्लस आई वी, ये इक्वल है z के बार से, और z बार की वैल्यू क्या है? x माइनस आई वाई है ऐसा। फिर से ये पार्ट में आई नहीं है, ये पार्ट में आई है, और कौन सा साइन है? ये माइनस, ये है प्लस। तो आप दोनों को कर लेंगे कंपेयर। तो आप लेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट जो है u, ये इक्वल रहेगा इसके रियल पार्ट से जो है x। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है v, ये इक्वल रहेगा इसके इमेजिनरी पार्ट से जो है माइनस y। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसे दे दो 1, इसे दे दो 2 और निकाल लो पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या मिलेगा? u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1। फिर आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। वी गेट तो क्या आ जाएगा? u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे x है, x कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट बताइए क्या मिलेगा? v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? y है, आप डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और लास्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। v गेट क्या मिलेगा? v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू माइनस साइन कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तब आप बताइए यहां पे u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल आ रहा है क्या v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से? नहीं आ रहा है। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है 1, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है -1। ये दोनों कैसे आने चाहिए थे? इक्वल आने चाहिए थे। यहाँ पे इक्वल आ रहे क्या? नहीं आ रहे, यानी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो आप हेंस CR इक्वेशंस इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो आप लिखेंगे हेंस द फंक्शन f of z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज नॉट एनालिटिक। समझा? ये जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है, ठीक है ना? सिर्फ मास्टर ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे, ऐसा रहेगा क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे हैं द फंक्शन f of z इक्वल टू z बार इज नॉट एनालिटिक आएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? f of z इक्वल टू लॉग ऑफ z लिखा हुआ है ऐसा आपके पास। तो आप लिखेंगे हियर f of z की वैल्यू क्या है? log z। मुझे पता है w इक्वल टू f of z, ये आता है u प्लस आई v, और z की वैल्यू इक्वल रहती है x प्लस आई y से। तो याद ही होगा सब लोगों को। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? ये आ गया log z, इसकी वैल्यू इक्वल रहेंगी u प्लस आई v से। बट मुझे पता है z की वैल्यू क्या रहती है? x प्लस आई वाई रहती है। तो क्या मिलेगा यहाँ से? u प्लस आई वी की वैल्यू इक्वल रहेंगी log ऑफ z से, और z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आई वाई। अब आप देखिए यहाँ पे log के अंदर i यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों log के अंदर है, अब वो भी एडिशन में, तो डायरेक्ट बाहर निकलेगा क्या? नहीं। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले पोलर फॉर्म।
करेंगे। कैसे करते हैं, आप लिखते हैं पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिल जाती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू मिल जाती है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। कल सॉल्व करके बताया था कैसे आता है ये। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा u प्लस आई वी की वैल्यू आ जाएगा log x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, प्लस आई y की वैल्यू क्या है r sin थीटा। तो आ जाएगा log ऑफ, यहाँ से r को कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा। cos थीटा प्लस आई sin थीटा काय की वैल्यू है e टू द पावर i थीटा की। अब देखो log के अंदर दो वैल्यू काय में है, मल्टीप्लीकेशन में, और मैंने पढ़ा हूं log ऑफ a इंटू बी को मैं लिख सकता हूं log a प्लस log b। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट हो जाएगा तो आ जाएगा log r प्लस log ऑफ e टू द पावर i थीटा। कौन से फॉर्म में ये log m टू द पावर n क्या रहता है आंसर, एंड log m। तो मैं इसे लिख सकता हूं log r प्लस ये i थीटा पावर में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log e, और मुझे पता है log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि log के बेस में कुछ भी नहीं है, यानी क्या है e है, तो log टू द बेस e ऑफ e इसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो log e की जगह आ जाएगा 1। तो क्या बचा log r प्लस आई थीटा इंटू 1 बचा। तो बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मुझे मिल गया देयरफॉर u प्लस आई वी की वैल्यू आ जाएगी log r आएगी, तो आ गया log r की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आ गया। तो देखिए मैंने इस पे i को log के बाहर निकाल लिया। एक बार आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड बचा है क्या, नहीं। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कर लीजिए कंपेयर। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें देखो इस पे आई नहीं है तो ये हो गया u, इस पे आई नहीं है तो ये हो गई u की वैल्यू आ गया। एंड आई है v के साथ तो v इज इक्वल टू आई के साथ tan इनवर्स y बाय x, तो आ गया tan इनवर्स y बाय x। तो u है आपके पास, v है आपके पास। एक बार आपको u और v दोनों मिल गए, अब क्या करना है इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए करते हैं। आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या मिलेगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। x की जगह क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वैसे हम चाहते तो इसको आसान भी कर सकते थे ना, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इसको पावर 1/2 कर लेते तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 आ जाता। चलो जान दो, ऐसा लिखनी है तो ऐसा ही लिख लेते हैं इनटू ये पूरी वैल्यू x की जगह आई तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझा। तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x। ये पूरी वैल्यू x की जगह आई तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट x आता है। अब x के जगह क्या वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिला 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0, 2 कैंसिल तो क्या बची वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है समझी होंगी।
आप पेपर में डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जो मैं बार बार ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखते जा रहा हूँ ना, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार में भी निकाल सकते कि चलो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x की जगह क्या आया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0। आप एक स्टेप पे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y, we get क्या मिलेगा u का डेरिवेटिव partially with respect to y, फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह क्या आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे log आप विद रिस्पेक्ट टू y लगा रहे थे, देखो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, y के जगह ये पूरी वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 रूट y आ जाएगा। अब y के जगह क्या है वैल्यू, y के जगह वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वैसा मैं इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ, और या तो फिर ऐसा हर एक स्टेप पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हुए भी दिखा सकता हूँ। बताइए क्या मिलेगा आपको, तो हमें मिला u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये 2 ये 0 प्लस 2y में के अंदर का 2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बचा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इक्वेशन 2 की बारी, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो बताइए v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन x के जगह क्या वैल्यू आई y बाय एक्स, तो y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। उम्मीद है एक स्टेप पे निकालना आया होगा सबको, जिनको नहीं आया tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x के जगह क्या वैल्यू आई y बाय एक्स, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर होगा क्रॉस, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू आई -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे करो, एक्स स्क्वायर को क्रॉस करो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे के डिवीजन में एक्स स्क्वायर, y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -y बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल था -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इजीली निकाल लिए, तो आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ा घुमा फिरा के निकाल सकते हैं। समझा यहां तक? अब बताइए क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y का स्क्वायर आएगा, लेकिन अब y की जगह क्या आया y बाय एक्स, तो y बाय एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1/x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा क्रॉस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, एक एक्स उसका स्क्वायर कैंसिल, तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है ये निकालना सबको समझाऊंगा। अब देखो हमें सी आर इक्वेशन में क्या चाहिए, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आना चाहिए v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल आना चाहिए माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आता कि नहीं आता चेक कर। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। v का भी विद रिस्पेक्ट टू y x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों इक्वल लेके आ है। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। नेक्स्ट चाहिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है वैल्यू, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इक्वल है काय से, माइनस टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू है y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वैल्यू है डेल u बाय डेल y से। तो मैं बोल सकता हूँ डेल u बाय डेल y की वैल्यू इक्वल आएंगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डेल v बाय डेल x आ रही है। और यही कौन सी इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हैं सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो आप लिखेंगे हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है करके जो आपका गिवन फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। तो आप लिखेंगे हेंस द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड इज एनालिटिक। आगे इजी है। तो अगर आपको कभी भी पूछे कि फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, समझ में आया? अब इस पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और थोड़ा हार्ड करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ हो, show that f of z जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट origin although the CR equations are satisfied at origin। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है प्रूव करना है कि ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0 यानी z की वैल्यू 0 पे, क्योंकि z की वैल्यू रहती है x प्लस आई वाई यानी 0 प्लस 0 है जो हो गया 0। ऑल्दो सी आर इक्वेशन ये सेटिस्फाई होंगी ओरिजिन पे। अब देखो उसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, कह रहा है कि सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेंगी ओरिजिन पे फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं। अब यार फिर भी एनालिटिक नहीं है ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? एनालिटिक की सबसे पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ रीजन आर पे। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं आप, ओरिजिन। यानी आपको दिखाना है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट z इक्वल टू 0 ये यूनिक नहीं आएंगी, भले ही सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया लेकिन ये वैल्यू यूनिक नहीं आएंगी। तो आप देख रहे हैं अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझिए तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत सेम तरीके से करेंगे तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर क्या है क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मैं इसको इक्वल ले लूंगा u प्लस आई वी से, क्योंकि मुझे पता है z की वैल्यू इक्वल रहती है हमेशा x प्लस आई वाई से। तो फंक्शन ऑफ z ये भी इस फॉर्म में आएगा u प्लस आई वी के फॉर्म में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है, आए तो कहीं पे है ही नहीं, और स्क्वायर रूट के अंदर मॉड है। मॉड मतलब यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको पता है कि ये पूरा हमेशा कौन सा पार्ट रहेगा, रियल पार्ट रहेगा। तो देयरफॉर ये रियल पार्ट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई का मॉड।
आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट बना क्या यहाँ पे? नहीं, इमेजिनरी में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहा होगा? जीरो है। तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जीरो होगी। तो पहला पार्ट समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आए कहीं पे है ही नहीं करके इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही। बट देखो u की वैल्यू आपको दी है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, है ना? तो वैल्यू थोड़ी अजीब तरीके से दी हुई है। ये वाले फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0। ये समझा ना? एट 0,0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है ओरिजिन पे। तो एट 0,0 क्या आ जाएंगी वैल्यू? आप इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, u की वैल्यू x, 0 पे माइनस u की वैल्यू 0,0 पे अपॉन x। ये वाला फॉर्मूला याद है सबको? ये है आपका डेफिनेशन, याद होगा। अगर आप f का पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे ऐसा लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू x प्लस h, y माइनस फंक्शन की वैल्यू x कमा y डिवाइड बाय h। लिखते थे ऐसा, याद है वाला फॉर्मूला कि आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप चेंज ला रहे हैं किसमें? x में। पहले वैल्यू x थी तो x की जगह होगी x प्लस h, हो गई। तो पहले फंक्शन की वैल्यू थी x कमा y पे, अब कहां पे हो जाएंगी? x हो गया x प्लस h, और y कोऑर्डिनेट अभी भी चेंज हुआ क्या? नहीं। तो आपने x की वैल्यू में कैसे निकालते हैं हम लोग? हमेशा फंक्शन में कितना चेंज आया, तो f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x y डिवाइड बाय वैल्यू में कितना चेंज आया, तो x प्लस h माइनस x, तो x x कैंसिल, तो डिवीजन में आया h। ये जो स्मॉल चेंज रहा है ये लगभग कितना लेते हैं हम? टेंस टू 0 लेते। पर आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहाँ पे निकालने को बोल रहा है? ओरिजिन पे, मतलब x और y के जगह क्या है? 0 है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब h कमा 0 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू 0,0 पे डिवाइड बाय h। हो गया। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, और x की कोई भी टर्म दिख ही नहीं रही है ओरिजिन पे, तो हमारे पास ऑप्शन होता है हम यहाँ पे h लिखे चाहे x लिखे, तो दोनों में कंफ्यूज होना है क्या आपको? नहीं। जब भी आप ओरिजिन पे चेंज ला रहे हैं, तो अगर मैं x पे चेंज ला रहा हूं तो मैं h टेंस टू 0 ले सकता हूं या x टेंस टू 0 ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन है तो x और y के जगह ऑलरेडी क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। जो मेरा फॉर्मूला रहेगा उसमें कहीं पे भी x यूज नहीं होगा, तो मैं h टेंस टू 0 लिखूंगा, तो हर एक जगह पे h लिखूंगा, और अगर मैं x टेंस टू 0 लिखूंगा तो हर एक जगह पे x लिखूंगा। कैसे लिखे समझे वाला फॉर्मूला? ये मत बोलना कि वाला फॉर्मूला मास्टर ने अपने मन से बनाया, क्योंकि बुक में बहुत सारी बुक्स में x के टर्म्स में सॉल्व करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम लॉजिक लगा रहा है जो हम ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते वक्त पढ़ चुके। पढ़े सच में? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पढ़ा नहीं है, सबको आता है वाली चीज। पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। लिमिट x टेंस टू 0, u की वैल्यू x कमा 0 पे निकालिए, बताइए क्या आएगा? u आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x के जगह अभी भी x है, कॉमा y के जगह 0 है, तो आ जाएगा मॉड ऑफ x इंटू 0, 0 इंटू x हो जाएगा 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, माइनस u की वैल्यू 0,0 पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x के भी जगह 0, y के भी जगह 0, 0 इंटू 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 डिवाइड बाय x। आ गया? 0 माइनस 0 0, तो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 डालो, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मुझे यहां से मिल गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन, इसका आंसर आ रहा है 0। अब मैंने u को निकाला, v ने कोई पाप किया क्या? नहीं। मैं v को भी निकाल सकता हूँ, या तो मैं पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकता हूँ।
तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन, बताइए क्या आ जाएगा। अब आप चेंज ला रहे हैं y पे, तो आप लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, तो u का x कोऑर्डिनेट अभी भी ओरिजिन है बट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस y, मतलब y माइनस u की वैल्यू 0,0 पे डिवाइड बाय y। इस पे तो आप किसी को सॉरी इस पे तो आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम लॉजिक लगा कि फंक्शन f का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लगता था फॉर्मूला, लिमिट k टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू। सेम लॉजिक लगाना है, पहले फंक्शन था y, अब मैंने y को चेंज कर दिया एक इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल वैल्यू k से, जहां पे k टेंड कर रहा है लगभग 0 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। पहले फंक्शन था x कमा y पे, अब फंक्शन की वैल्यू आएंगे x कमा y प्लस k पे आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होने के बाद क्या आई, x कमा y प्लस k माइनस फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल पॉइंट पे x कमा y पे डिवाइड बाय फंक्शन की वैल्यू y प्लस k माइनस ओरिजिनल y, y कैंसिल, तो डिवीजन में आ गया चेंज जो था k। यही अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं कहां पे, ओरिजिन पे, यानी x और y की जगह मुझे क्या डाल देना है 0, तो आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू x की जगह 0, 0 प्लस k माइनस फंक्शन की वैल्यू x की जगह 0, y की जगह 0 बाय k आ गया। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है लिमिट k टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 कमा k माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाय k लग रहा है, तो मेरे ऊपर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं पे भी y यूज नहीं हुआ, मैं k टेंड्स टू 0 भी ले सकता हूं और y टेंड्स टू 0 भी ले सकता हूं। अगर मैं k टेंड्स टू 0 लिख रहा हूं तो पूरा फॉर्मूला k पे लिखूंगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 कमा k माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 0 डिवाइड बाय k, या तो लिखूंगा फंक्शन की वैल्यू लिमिट y टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 कमा y पे माइनस फंक्शन की वैल्यू 0,0 पे डिवाइड बाय जो वैल्यू 0 की ओर जा रही है, इस केस में हमने लिया है y। यहाँ पे ऐसा क्यों ले रहे समझ रहा है ना, क्योंकि आप ओरिजिन की बात कर रहे हो, ओरिजिन पे x और y कोऑर्डिनेट फ्री है, तो हम लोग x को इंक्रीज कर दे रहे हैं x से, y को इंक्रीज कर दे रहे हैं y से, तो जब हम z को निकालेंगे तो हम z को इंक्रीज कर देंगे z से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, हमारे पास u की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x y, तो u की वैल्यू अगर मैं 0 कमा y पे निकाल दूं क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x के जगह 0 इंटू y, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 आ जाएगा 0, तो अगर लिमिट y टेंड्स टू 0, पहली वैल्यू आ गई 0, u की वैल्यू 0 कमा 0 पे निकालो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 इंटू 0 0, मॉड ऑफ 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो ये भी आ गया 0 डिवाइड बाय y, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, आंसर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। डिनोमिनेटर में 0 भी डाल दो, 0 बाय 0 क्या होता है 0 होता है, तो आपको मिल गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन, यानी 0 कमा 0, ये भी आ गया आपके पास 0 आ गया। अब बारी है v की, तो बताइए आप क्या लिखेंगे, आप तो डायरेक्ट लिख सकता v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 कमा 0, कैसे निकालेंगे, लिमिट किस पे चेंज लाना है x पे, तो आ गया x टेंड्स टू 0, क्योंकि मुझे पता है ओरिजिन पे निकालूंगा तो x और y फ्री है। फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कौन है v की वैल्यू, किसकी वैल्यू चेंज होंगी x की, तो आ गया x कमा 0 माइनस v की वैल्यू एट ओरिजिन यानी 0,0 डिवाइड बाय जितना चेंज दिया जो था x आ जाएगा। भाई फंक्शन की वैल्यू सेम रहने वाली है, v हर एक केस में क्या आने वाला है 0 आने वाला है, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, v की वैल्यू कोई भी पॉइंट पे 0 ही रहने वाली है, तो न्यूमरेटर में आ गया 0, डिनोमिनेटर में भी 0 डालूंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन, इसका आंसर आ गया 0 आ गया। अब आप निकालेंगे v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 कमा 0, फिर से चेंज किस में ला रहे हैं y पे, तो आ गया लिमिट y टेंड्स टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे बात कर रहे हो x और y फ्री है, तो आप चेंज h
और k में भी ले सकते हैं, या तो x और y में भी ले सकते हैं। तो आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन है v। x कोऑर्डिनेट पे चेंज आ रहा है क्या? नहीं, तो वो रह गया 0। किस पे चेंज आ रहा है? y कोऑर्डिनेट पे। कितने से? y से। तो आ गया 0, y माइनस v की वैल्यू ओरिजिन पे यानी 0, पे डिवाइड बाय चेंज जो था y। v की वैल्यू हर एक केस में क्या आने वाली है? 0। तो क्या मिल जाएगा आपको? लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन y, 0 माइनस 0 0, यानी मुझे मिल गया v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन। क्या आ गई वैल्यू? 0 आ गई। पक्के में समझा? तो अब मैं ऐसा लिख सकता क्या? देयरफॉर एट ओरिजिन यानी एट 0, मेरा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव एट 0, क्या आ रही वैल्यू? 0। आप देखो मैं एट ओरिजिन लिख दिया हूं, तो मुझे एट 0, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ये इक्वल आ जाएगा कैसे? v का पार्शियल डेरिवेटिव एट y, ये भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, उसकी भी वैल्यू कितनी आई है? 0। और v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी भी वैल्यू कितनी आई है? 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? माइनस डेल v बाय डेल x लिख सकता हूं पक्के में, क्योंकि u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है 0, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y x आ रहा है 0। आ रहा है ऐसा? तो मैं डेल u बाय डेल y जो 0 है, तो मैं इसको 0 को माइनस 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस 0 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। तो u की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ जाएगा माइनस, और 0 का की वैल्यू है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। क्योंकि मेरी CR इक्वेशन ये टाइप की कंडीशन मांगती है, और मुझे पता है प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0 लिखो, उससे 0 की वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? CR इक्वेशन हो गई। तो आप बोल रहे एट ओरिजिन CR इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एट ओरिजिन द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। बट क्वेश्चन कह रहा है कि CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होंगी ओरिजिन से, पर आपको प्रूव करना है कि फिर भी ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। फिर भी ये एनालिटिक एक ही कंडीशन है, तब नहीं आ सकता क्या? कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे यानी ओरिजिन को z की वैल्यू जो रहती है x प्लस आई वाई, x भी 0 y भी 0, तो 0 प्लस 0 आई जो हो जाएगा 0, यानी z की वैल्यू 0। ये क्या नहीं आना चाहिए? यूनिक नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर f डैश ऑफ z की वैल्यू अगर यूनिक आ जाए तो आप क्या बोलते हैं? हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एनालिटिक फंक्शन होता है। तो आप लिखेंगे नाउ f ऑफ z जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x 1 है क्या? ऐसा हमें इसका क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए। तो बताइए f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या आती है? अभी लिखिएगा मत, ठीक है? क्या आती है? लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू z प्लस डेल z माइनस फंक्शन की वैल्यू z पे डिवाइड बाय जो चेंज ला रहे डेल z। आया ऐसा? मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट ओरिजिन यानी एट z इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा? लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, जहां जहां पे z है उसके जगह 0 डालो तो आ जाएंगे फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस डेल z पे माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिवाइड बाय डेल z, यानी आ गया लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू डेल z पे माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन डेल z। आया? अब आप देखो जैसे ही आप फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं 0 पे, तो ये इक्वेशन में कहीं पे भी z दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। डेल z के टर्म्स में आ गया इक्वेशन, है ना? तो डेल z टेंड्स टू 0, तो भाई मैं चाहे डेल z में लिखूं चाहे z में लिखूं, मुझे बस क्या दिखाना है कि वो वैल्यू किसको टेंड करती है? 0 को। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूं, यूज ओरिजिनल फॉर्मूला ही कर रहे हैं।
पर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट z इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू z पे माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे अपॉन जो चेंज आया जो था z। दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है? यहाँ पे लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, यहाँ पे z टेंड्स टू 0, मतलब जो वैल्यू 0 की ओर जा रही तो फंक्शन डेल z पे, तो फंक्शन z पे माइनस फंक्शन 0 पे डिवाइड बाय जो वैल्यू 0 पे जा रही, जो वैल्यू 0 पे जा रही। मतलब मैंने सेम फॉर्मूला लिखा हूं पर मुझे कंफ्यूजन ना हो और फॉर्मूला आराम से याद रहे करके x पे मैंने चेंज लाया x टेंड्स टू 0 का, y पे लाया y टेंड्स टू 0 का, तो z का लाऊंगा z टेंड्स टू 0। समझे? इजी है? सच में समझा? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? लिमिट z टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू z पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे z के जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे पता है x भी 0 हो जाएगा y भी 0 हो जाएगा, होगा क्योंकि z की वैल्यू काय से इक्वल रहती है? x प्लस आई वाई से। अगर मैं z के जगह 0 रख दूं तो आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आई, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई से। तो x भी 0 और y भी 0 हो गया, हो गया। तो x और y के जगह 0 रखेंगे, 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिवाइड बाय z। आया ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर z 0 की ओर जाएगा तो x और y किसकी ओर चले जाएंगे? 0 की ओर। तो मैं लिमिट z टेंड्स टू 0 को ही क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ पे हर एक जगह से x z को हटा दूंगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय z को मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस आई वाई लिख सकता हूं। अब मुझे दिखाना है कि इसकी यूनिक वैल्यू नहीं आती। जब भी यूनिक नहीं आती दिखाना है, हम हमेशा क्या करते? टेकन अलोंग द पाथ वाला कंसेप्ट लगाते। तो आप लिखेंगे लेट z टेंड्स टू 0 बी टेकन अलोंग द पाथ। देखो यहाँ पे x और y का पावर सेम दिख रहा है तो y इक्वल टू m x पे ले लेते हैं। तो जहां जहां पे इक्वेशन में y है मैं उसके जगह क्या डाल दूंगा? m x डाल दूंगा, तो आएगा लिमिट सॉरी f डैश ऑफ 0 आ जाएगा लिमिट। अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x जैसा था वैसा, y के जगह mx था, आगे y के जगह mx डिवाइड बाय x प्लस आई y के जगह mx। अब आप देखो ये क्वेश्चन में कहीं पे भी y दिख रहा है क्या? नहीं, तो y टेंड्स टू 0 की जरूरत है क्या? नहीं, x दिख रहा है तो मैं लिमिट क्या लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ x टेंड्स टू 0। तो आप देख रहे हैं जब तक क्वेश्चन में z दिख रहा था z टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में जब xy आया तो xy टेंड्स टू 0, क्वेश्चन से मैंने y को हटाया तो आगे सिर्फ x टेंड्स टू 0। तो कैसे आपको प्रोसेस करना है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ m x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x। नीचे से देखो मैं x को कॉमन निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है। यहाँ से x कॉमन निकला तो 1 प्लस यहाँ से x कॉमन निकला तो बचेगा i m। x और x कैंसिल, एज एक्सटेंड कर रहा है 0 को, x अभी तक 0 नहीं हुआ तो मैं 0 को काट सकता हूं, तो x और x हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ m डिवाइड बाय 1 प्लस आई m। आ रहा है? पक्के में समझा? अब देखो मैं यहाँ पे लगा दूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो मुझे f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? यहाँ पे कहीं पे x है ही नहीं तो वैल्यू चेंज होंगी क्या? नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ m डिवाइड बाय 1 प्लस आई m। m क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है, कुछ भी ले सकता। m की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, y इक्वल टू x भी ले सकता हूँ, y इक्वल टू 2x भी ले सकता हूँ, y इक्वल टू 3x भी ले सकता हूँ। यानी m की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे डेरिवेटिव की भी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो आप लिखेंगे फॉर डिफरेंट values of m we get
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो। मतलब एफ डैश ऑफ जीरो कोई भी वैल्यू अटेंड कर पा रहा है। हमने क्या कहा था, एफ डैश ऑफ जीरो कैसा रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ जीरो इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक होता तो एनालिटिक, क्योंकि यूनिक नहीं है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो आप लिखेंगे हेंस, जो क्वेश्चन था, f of z is equals to square root of mod of xy is not analytic at origin although the CR equation are satisfied at origin। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसा अप्रोच लेके चलना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आपको आंसर लिखने का पैटर्न चेंज करना है। उम्मीद है समझाऊंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि अगर हमें कोई डाउट हो तो वो थोड़ा क्लियर हो जाए। हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10, जब z की वैल्यू 0 नहीं है एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी हुई है 0। तो आपसे कह रहा है शो दैट एफ ऑफ जेड इज नॉन एनालिटिक एट ओरिजिन ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। फिर से कह रहा है कि दिखाओ कि ओरिजिन में CR तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन f ऑफ z एनालिटिक नहीं है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, फिर से कि f डैश की वैल्यू एट ओरिजिन यूनिक नहीं आएंगे। मतलब फॉर डिफरेंट पाथ हमें डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हियर, एफ ऑफ जेड मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। मुझे पता है एफ ऑफ जेड हमेशा इक्वल रहता है यू प्लस आई वी से होता है। तो देयरफॉर यू प्लस आई वी की वैल्यू क्या मिलेंगी, ब्रैकेट को ओपन करो, पहले एक्स जाके पूरे से मल्टीप्लाई होता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब y का पावर 5 डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10 आएगा प्लस। अब ये आई वाई जाके मल्टीप्लाई होता है, आई जैसा था वैसा, जैसे y मल्टीप्लाई हो जाएगा दूंगा एक्स स्क्वायर y का पावर 6 डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10। देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों अलग हो गए। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट इक्वल रहेगा रियल से, तो u की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, एक्स क्यूब वाई का पावर 5 डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। इमेजिनरी पार्ट यानी b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 6 डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। कहां पे, ओरिजिन पे। तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, मेहनत करेंगे क्या ज्यादा कि नहीं। और एक चीज जो दिया है वो भी लिख लेते ना पहले। और क्या दिया हुआ है मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू इक्वल दिया हुआ है 0 से। z के जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। z इक्वल रहता है x प्लस आई y से, मतलब मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आई, ये इक्वल आ जाएगा x प्लस आई y से। तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। तो ये u की वैल्यू हो गई एट x कमा y प्लस v की वैल्यू एट x कमा y। मतलब मेरे को u की वैल्यू एट 0 कमा 0 भी मिली 0, v की वैल्यू एट 0 कमा 0 भी मिली। कैसे लिखा समझा सबको? हमें पता है f ऑफ z इक्वल रहता है u प्लस आई
v से। तो एफ ऑफ जेड जो एफ ऑफ जीरो था ये क्या है, जीरो। कब, अब यहाँ पे क्योंकि z के जगह जीरो डाले तो x कोऑर्डिनेट भी जीरो, y कोऑर्डिनेट भी जीरो। मुझे पता है ना एफ ऑफ z क्या रहता है, u जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स v जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर z जीरो है मतलब x और y भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आ गया u ऑफ जीरो कमा जीरो प्लस आई बी ऑफ जीरो कमा जीरो आएगा। ये जीरो को ही मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आए, यानी u ऑफ जीरो कमा जीरो भी हो गया जीरो, b ऑफ जीरो कमा जीरो भी हो गया जीरो। ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, जैसे मैंने लिखा हूं ना वैसा। उम्मीद है समझाऊंगा। तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई आपको जीरो कमा जीरो पे, बस अब लगा दो फॉर्मूला। अब तो हमें फॉर्मूला याद हो गया है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन यानी जीरो कमा जीरो क्या आ जाएगा, लिमिट। मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू जीरो तो लिखूंगा x टेंड्स टू जीरो। u की वैल्यू कहां पे लिखूंगा, मैंने x कोऑर्डिनेट को चेंज किया था, आगे x, y कोऑर्डिनेट अभी भी कहां पे है, ओरिजिन पे, माइनस u की वैल्यू कहां पे, ओरिजिन पे, जीरो कमा जीरो पे, डिवाइड बाय चेंज कितने का लाया, x का। अब तो डायरेक्ट लिखना आ गया तो आ जाएगा u की वैल्यू x कमा जीरो पे। कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे x है उसके जगह जीरो, y के जगह x के जगह x और y के जगह जीरो। तो u की वैल्यू x कमा जीरो पे क्या आ जाएगा, x का क्यूब इंटू y का पावर 5, y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, तो आ जाएगा जीरो का पावर 5 डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10 यानी जीरो का पावर 10। ये देखो जीरो ऐड होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, डिनोमिनेटर में आ गया x का पावर 4, लेकिन जीरो का पावर 5 होता है जीरो, और जीरो इंटू कोई भी वैल्यू आंसर आ जाएगा जीरो। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस u की वैल्यू जीरो कमा जीरो पे कितनी है, जीरो, डिवाइड बाय x, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा और जीरो डिवाइड बाय जीरो आंसर आएगा जीरो। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन कितना आ गया, जीरो आ गया। सिमिलरली किसको निकालेंगे, अब v को निकाल लेंगे, या तो u को विथ रिस्पेक्ट टू y पहले निकाल लेंगे। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन क्या आ जाएगा, अब आप चेंज ला रहे y में तो आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू यानी u की वैल्यू कहां पे, ओरिजिन, और y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया y से, माइनस u की वैल्यू एट ओरिजिन डिवाइड बाय जो चेंज आया वो था y। फिर से x के जगह आप जीरो डालेंगे तो आप देख लीजिए वैल्यू क्या आती है, जीरो, तो आ जाएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन y, न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो डाल दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन क्या आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। नेक्स्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे एट ओरिजिन। तो बताइए किस पे चेंज ला रहे हैं, x पे, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो। v की वैल्यू, अब x आपका ओरिजिन पे है क्या, नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गया तो आ गया x, y अभी भी कहां पे, ओरिजिन पे, तो आएगा v की वैल्यू एट ओरिजिन जीरो कमा जीरो डिवाइड बाय जो चेंज आया वो था x। v की वैल्यू x कमा जीरो पे निकालो, v की वैल्यू x कमा जीरो पे निकालूंगा तो जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आंसर आ जाएगा जीरो। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाय x, x के जगह जीरो डालो, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, आंसर आएगा जीरो। तो आ गया v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन, ये आ गया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, किस पे चेंज ला रहे हैं आप, y पे, तो लगेगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो। फंक्शन कौन है, v, कहां पे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट तो अभी भी जीरो, लेकिन y कोऑर्डिनेट को मैंने छोटा सा चेंज किया तो आ गया जो चेंज था y माइनस जो फंक्शन है यानी v कहां पे, ओरिजिन पे, जीरो कमा जीरो पे, डिवाइड बाय चेंज जो है y, तो आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो। v में अगर मैं x के जगह जीरो रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये v की वैल्यू है, v पे अगर मैं x के जगह जीरो रखूंगा, जीरो इंटू कोई भी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, माइनस v जीरो कमा जीरो था जीरो डिवाइड बाय y, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन क्या आ गया, जीरो आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि पूरी वैल्यूज क्या आ रही है,
जीरो, तो मैं जैसा एडजस्ट करना चाहूं वैसा कर सकता हूं। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन, ये इक्वल आ रहा है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन, ये इक्वल है जीरो से। तो मैं जीरो को इक्वल लिख सकता हूं माइनस इंटू जीरो, क्योंकि माइनस इंटू जीरो भी क्या होगा, जीरो, और जीरो का एक ही वैल्यू रहती है, जीरो वैल्यू है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन। यानी आपकी CR इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, हो रही। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसा लिखा था वैसा भी लिख सकते, या तो ऐसा लिखो, या तो आप लिखो एट ओरिजिन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से। दोनों में से कोई एक लिखो। लिख दिए, एक बार ये लिख दिए तो आप लिखेंगे हेंस द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो क्वेश्चन में जो पार्ट उसने करने को बोला था वो मैंने कर लिया। अब क्या बोल रहा है, शो दैट f ऑफ z उसके बाद भी एनालिटिक नहीं है। चलिए अब f ऑफ z को एनालिटिक नहीं दिखाना है, मतलब आपको दिखाना है कि उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट ओरिजिन यानी z इक्वल टू 0 यूनिक नहीं आती, दिखाना है ऐसा। बताइए कैसे दिखाएंगे। मुझे फॉर्मूला याद है कि मुझे फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव एट 0 लेना है, तो अब मैं किस पे चेंज लाऊंगा, z पे। तो मैं लिखूंगा z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट z माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 डिवाइड बाय चेंज यानी z। कैसे लिखा समझा, सेम फॉर्मूला है f डैश ऑफ z वाला। क्या लिखते थे, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू z प्लस डेल z माइनस फंक्शन की वैल्यू z डिवाइड बाय जो चेंज है डेल z। जैसे ही मैं आऊंगा ओरिजिन पे तो आ जाएगा लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू z के जगह 0 तो 0 प्लस डेल z माइनस f ऑफ z के जगह 0 डिवाइड बाय डेल z। अब देखो यहाँ पे कहीं पे इक्वेशन में z नहीं है, तो जहां जहां पे डेल z है मैं उसके जगह z यूज कर सकता हूँ। तो f डैश ऑफ 0 को मैं लिख सकता हूँ लिमिट z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू डेल z के जगह z माइनस f ऑफ 0, डिवीजन में डेल z के जगह z। तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब आप लोग बताइए क्या मिलेगा आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट z, तो आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट z माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 हमें दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू एट 0 दी हुई है 0, तो उसके जगह आ गया 0 डिवाइड बाय z। 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू z पे डिवाइड बाय z। आ रहा। अब देखो z जा रहा है 0 की ओर, बताओ z अगर 0 हो जाए, z का ऐसे इक्वल रहता है x प्लस आई वाई से, तो मैं 0 को ही क्या लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आई, ये इक्वल रहेगा x प्लस आई वाई से, यानी x भी 0 होगा y भी 0 होगा तभी z 0 होगा। तो अगर z 0 की ओर आगे बढ़ रहा है तो मेरा x भी 0 की ओर जाएगा y भी 0 की ओर जाएगा, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट, अभी तक z 0 की ओर जा रहा था, अब जाएगा x 0 की ओर y 0 की ओर। f ऑफ z की वैल्यू देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10 डिवाइड बाय z। z क्या रहता है, एक्स प्लस आई वाई। ये वैल्यू कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में, और ये वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। तो देख रहे हैं जैसे ही क्वेश्चन से z हटा क्वेश्चन x y पे आया, तो मैंने लिमिट z टेंड्स टू 0 को भी x और y टेंड्स टू 0 लगा दिया। अब z टेंड्स टू 0 पे जाने के लिए, क्योंकि मुझे इसे बताना है कि ये यूनिक नहीं आए, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, अलग अलग पाथ पे इसका आंसर अलग अलग आता है। चलिए देखते हैं, लेट z टेंड्स टू 0 बी टेकन along the path। कौन सी पाथ, सबसे सस्ती सुंदर साफ टिकाऊ y इक्वल्स टू mx। तो बताइए क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू। अब मैं y के जगह भी x डाल रहा हूं,
तो मेरा पूरा क्वेश्चन किस पे चेंज हो जाएगा, x पे। तो y टेंस टू 0 लिमिट लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, आ जाएगा x स्क्वायर, y का पावर 5, y की जगह क्या है mx, इसका पावर 5 तो m का पावर 5 x का पावर 5 डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10 यानी y की जगह mx, m का भी पावर 10 x का भी पावर 10। तो बताइए क्या मिला आपको, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या बचेगा x का पावर 7 m का पावर 5 डिवाइड बाय नीचे से x के पावर 4 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस m टू द पावर 10 x का पावर 6, x का पावर 4 और x के पावर 7 में के 4x कैंसिल तो बचेगा x का क्यूब। तो बचा लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब m का पावर 5 डिवाइड बाय 1 प्लस m का पावर 10 x का पावर 6। अब जहां जहां पे x है उसके जगह 0 डाल देता है, 0 इंटू कोई भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 0 बाय 1 जो आ रहा है 0। तब तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। m के साथ चेंज हो रही क्या, नहीं हो रही, यानी आप अभी तक यूनिक वैल्यू प्रूव कर पाए क्या कि ये यूनिक नहीं है, नहीं प्रूव कर पाए। तब हम क्या करेंगे, हम इसे और कोई पाथ पे लेके जाएंगे, ठीक है। जब तक आप ये नहीं प्रूव कर पाते कि यहाँ पे वैल्यू यूनिक नहीं आ रही, आपने हार मानना है क्या, नहीं। एक पाथ से, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में एक ही पाथ लेने पे काम हो गया था, m पे वैल्यू डिपेंड कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा काम बिगड़ गया। तब हमें एक और पाथ लेना, कैसे लेंगे, x का पावर देखो क्या है, y का 5, x का 4, y का 10, ये दोनों 2 से डिवाइड होते तो आ जाएगा 2 5। तो दोनों में रेशियो क्या है 2:5 का। तो आप लिखेंगे लेट z टेंस टू 0 बी टेकन अलोंग द पाथ। ये x का पावर था, ये y का पावर था, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू y का पावर 5। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, f डैश ऑफ 0। फिर से आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, y को कन्वर्ट कर दे रहे हैं x के टर्म्स में कर रहे हैं, तो मैं लिमिट किसकी लगाऊंगा, x की लगाऊंगा। तो मैं लिख दूंगा लिमिट x टेंस टू 0 x का स्क्वायर y का पावर 5, y के पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस यहाँ पे y का पावर 10, y का पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y के पावर 5 का स्क्वायर, और y का पावर 5 क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x का पावर 4। तो आ गया लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x का पावर 4 डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 आएगा 2x का पावर 4, x का पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा 1 बाय। तो एज एक्सटेंड करता है 0 को, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x का पावर 4 भी 0 नहीं है, तो मैं उसे काट सकता हूं। तो लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ 1/2 पे, 1/2 कांस्टेंट है, आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो देखो अब आपका फंक्शन यूनिक रह गया क्या, नहीं रह गया, क्यों, अगर मैं y इक्वल टू mx वाली पाथ से जा रहा हूं तो मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू मिल रही है 0। अगर मैं पाथ x स्क्वायर इक्वल टू y टू द पावर 5 से जा रहा हूं तो मुझे वही डेरिवेटिव की वैल्यू मिल रही है 1/2। और मैंने बताया था आपको कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसकी यूनिक वैल्यू आए, यानी अलग अलग पाथ से जाने के बाद भी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द value of f dash of 0 is not unique, it depends on the path followed। क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक नहीं है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक नहीं है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता उस पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे हैंस फंक्शन f of z इज इक्वल टू x स्क्वायर y का पावर 5 x प्लस आई बाय डिवाइड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10 इज नॉन एनालिटिक एट ओरिजिन ऑल्दो द CR इक्वेशंस आर सैटिस्फाइड। तो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।